बेटा फौरन अस्पताल पहुंचो, तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो गया। अचानक आईसीयू का दरवाजा खुला। डॉक्टर ने नर्म आवाज में कहा, फिक्र मत कीजिए, उमर अब खतरे से बाहर है। वो दोनों आयशा के साथ भागते हुए अंदर आए, लेकिन जैसे ही उन्होंने अंदर का मंजर देखा, इनकी आंखें हैरत से फट गईं। अचानक वो तेजी से आयशा की तरफ बढ़ा। पलक झपकते ही इसने अपनी बहन को गर्दन से पकड़ लिया। आयशा की चीख पूरे कमरे में गूंजी। कभी आपने सोचा है कि एक माँ के आंसू, एक बहन की चीख और एक बेटे की जिंदगी, सब कुछ एक पल में कैसे खौफनाक ख्वाब में बदल सकता है। आज की कहानी एक ऐसे खानदान की है जिसके बेटे का एक्सीडेंट हुआ, लेकिन ये एक्सीडेंट सिर्फ एक हादसा नहीं था। ये एक ऐसी बदरूह की वापसी थी जो 20 साल से इंसाफ मांग रही थी। क्या आपने कभी सुना है कि एक इंसान की जान बचने की कीमत इसकी रूह से जोड़ी जा सकती है? ये कहानी है आयशा और इसके भाई उमर की, जिनकी जिंदगी एक अनदेखे खौफनाक अहद से बंध गई। आखिर इस बुढ़िया का राज क्या था? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हुमा खालिद और आप देख रहे हैं क्राइम कास्ट डायरीज। चलिए चलते हैं इस खौफनाक और हकीकत पर मुबनी कहानी की तरफ। नाज़रीन, 16 साल की लड़की आयशा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में इत्मीनान से बैठी अपनी किताबों में गुम थी। बाहर शाम ढल रही थी। लाइब्रेरी में सिर्फ चंद लोग रह गए थे। फिजा में एक अजीब सा सकूत था, जैसे हवा भी रुक गई हो। अचानक आयशा के मोबाइल फोन की घंटी बजी। वो चौंक गई, जैसे किसी ने इसके सुकून को झंझोड़ दिया हो। इसने फोन उठाया और सिर्फ चंद सेकंड के बाद इसका चेहरा जर्द पड़ गया, रंग उड़ गया। इसकी आंखों में खौफ और हैरत झलकने लगी। फोन पर दूसरी तरफ इसकी माँ की कांपती हुई आवाज थी, आयशा बेटा फौरन अस्पताल पहुंचो, तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो गया है। हम सब तुम्हारी यूनिवर्सिटी के साथ वाले अस्पताल में हैं, जल्दी आ जाओ। ये सुनते ही आयशा की सांसें तेज हो गईं। इसके हाथों से किताबें फिसलकर नीचे गिर गईं। लाइब्रेरी की खामोश फिजा में किताबों के गिरने की आवाज गैर मामूली तौर पर भारी महसूस हुई। इसका दिल धड़क रहा था, जैसे अभी सीना तोड़कर बाहर आ जाएगा। वो जल्दी से अपना बैग उठाती है और दरवाजे की तरफ बढ़ती है और तेजी से अस्पताल की तरफ भागती है। इसके कदम लड़खड़ा रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जब वो अस्पताल के गेट पर पहुंची तो एक अजीब सा खौफ और बेचैनी इसके अंदर घर कर गई। वो सीधा आईसीयू के बाहर पहुंची, जहां इसके माँ बाप जमीन पर बैठे ज़ारों कतार रो रहे थे। माँ के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और बाप के चेहरे पर गहरी बेबसी छाई हुई थी। आयशा ने दोनों को संभाला, माँ को अपने कंधे से लगाया, बाप का हाथ पकड़ा और खुद को मजबूत बनाने की कोशिश की, लेकिन इसके अपने आंसू भी काबू से बाहर थे। फिजा में एक ही सवाल गूंज रहा था, भाई अंदर कैसा है? अचानक आईसीयू का दरवाजा खुला। सफेद कोट पहने एक डॉक्टर बाहर आया। इसके चेहरे पर संजीदगी थी, मगर आंखों में उम्मीद की झलक। डॉक्टर ने नर्म आवाज में कहा, फिक्र मत कीजिए, उमर अब खतरे से बाहर है। ये सुनते ही माँ के आंसू रुक गए। बाप ने शुक्र के अल्फाज जुबान से निकाले। आयशा ने गहरी सांस ली और पहली बार लगा जैसे जमीन इसके कदमों के नीचे वापस आ गई हो। सबके चेहरों पर सुकून और इत्मीनान की झलक आ गई। डॉक्टर की इजाजत से आयशा आहिस्ता आहिस्ता आईसीयू के अंदर दाखिल हुई। कमरे में हल्की सी बत्ती जल रही थी। मशीनों की आवाजें खामोशी को तोड़ रही थी। बेड पर उमर नीम बेहोश लेटा था, लेकिन जैसे ही इसकी नजर अपनी बहन पर पड़ी, वो अचानक सीधा बैठ गया। आयशा खुशी से इसकी तरफ बढ़ी कि शायद भाई होश में आ गया है, लेकिन अगले लम्हे इसके कदम जैसे जमीन पर जम गए। उमर आहिस्ता आहिस्ता बेड से नीचे उतरा, फिर सीधा खिड़की की तरफ बढ़ा। खिड़की के पास जाकर इसने एक पैर इस पर रख दिया। आयशा की रूह कांप उठी। वो चीख पड़ी, उमर नहीं! वो इसकी तरफ दौड़ी, मगर इससे पहले कि वो इसे रोक पाती, उमर ने दूसरा पैर भी खिड़की पर रखा और लम्हे भर में तीसरी मंजिल से नीचे छलांग लगा दी। आयशा खिड़की तक पहुंची और नीचे झांका तो इसकी आंखें खौफ से फट गई। नीचे जमीन पर कोई नहीं था, ना भाई ना खून, कुछ भी नहीं। आयशा खौफ से कांपते जिस्म और कपकपाते होंठों के साथ खिड़की से पीछे हटी। वो चीख पड़ी और दौड़ते हुए आईसीयू के दरवाजे से बाहर निकली, अम्मी अब्बू जल्दी आए। इसकी चीख सुनकर माँ बाप घबरा गए। वो दोनों आयशा के साथ भागते हुए अंदर आए, लेकिन जैसे ही उन्होंने अंदर का मंजर देखा, इनकी आंखें हैरत से फट गईं।
बेड पर उमर बिल्कुल आराम से बैठा था, जैसे वो कभी हिला ही ना हो। इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, आंखें सीधी आयशा पर जमी हुई थी। माँ ने रोते हुए कहा, देखो बेटा, तुम्हारा भाई तो ठीक है, लेकिन आयशा के हाथ कांप रहे थे। इसकी आंखों में खौफ की झलक थी। बेड पर बैठा उमर सबको बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। माँ बाप की आंखों में खुशी और सुकून था कि बेटा सलामत है, लेकिन आयशा की आंखों के सामने मंजर कुछ और ही था। इसने लर्जती आवाज में कहा, अम्मी, ये उमर नहीं है। इसके अल्फाज पर माँ बाप ने हैरत से इसे देखा। क्या कह रही हो आयशा, ये तुम्हारा भाई है, देखो तो ठीक से बैठा है। लेकिन आयशा का जिस्म कपकपा रहा था। इसकी नजर बेड पर बैठे उमर के चेहरे पर जमी हुई थी। उमर का चेहरा आहिस्ता आहिस्ता पीला पड़ रहा था, जैसे इसमें से कोई खून निचोड़ ले गया हो, और इसकी आंखें वो सुर्ख शोलों की तरह दहकने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे इसकी आंखों में खून जमा हो गया हो। लेकिन ये सब सिर्फ आयशा देख सकती थी। माँ बाप को तो इनके बेटे का बिल्कुल नॉर्मल चेहरा ही दिख रहा था। आयशा ने कांपते होठों से कहा, अम्मी, ये हमारा उमर नहीं, ये कुछ और है। कुछ दिन गुजर गए। डॉक्टरों ने कहा कि अब उमर की तबीयत काफी बेहतर है, इसे घर ले जाया जा सकता है। माँ बाप खुशी खुशी उमर को लेकर घर आ गए। घर के देरो दवार जो पिछले कई दिनों से उदासी और खौफ की चादर ओढ़े हुए थे, अब जरा जरा सी रौनक महसूस करने लगे। रिश्तेदार और दोस्त आकर मिलने लगे। सब कहते, अल्लाह का शुक्र है, उमर बच गया। माँ हर वक्त बेटे के पास रहती, बाप सुकून की सांस लेता। लेकिन आयशा के दिल का खौफ अभी भी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि वही हकीकत जो सिर्फ इसने देखी थी अब भी उमर के चेहरे पर नुमाया थी। कभी इसका रंग पीला पड़ जाता, कभी इसकी आंखों में वही दहकती सुर्खी झलकने लगती, लेकिन यह सब सिर्फ आयशा को नजर आता था। बाकी सबको उमर बिल्कुल आम और सेहतमंद लगता। रात को जब सब सो जाते, आयशा अक्सर जाग जाती। कभी इसे लगता कि उमर के कमरे से सरगोशियों की आवाजें आ रही हैं, कभी दरवाजा आधी रात को खुद ब खुद खुलने लगता, और कभी वो देखती कि उमर खिड़की के पास खड़ा किसी अनदेखे वजूद से बात कर रहा है। एक रात आयशा अपनी माँ के साथ कमरे में सो रही थी। अंधेरी रात, कमरे में सिर्फ हल्की सी पीली रोशनी जल रही थी। आधी रात के करीब अचानक आयशा की आंख खुल गई। इसने करवट बदली और जैसे ही नजर अपने पाँव की तरफ गई, इसका दिल रुकने लगा। ऐसे लग रहा था जैसे किसी के हाथ इसके पाँव को जकड़े हुए हैं। वो उठने की कोशिश करती है, मगर इसके पाँव रस्सी से बंधे हुए थे। आयशा ने कांपती हुई आवाज में चीखने की कोशिश की, अम्मी, अम्मी। इसी लम्हे कमरे के एक कोने से एक होलनाक साया हरकत करता नजर आया। वो एक बूढ़ी औरत थी। चेहरे पर खून बह रहा था, बाल बिखरे हुए, आंखों में वहशत। वो आहिस्ता आहिस्ता आयशा की तरफ बढ़ने लगी। आयशा की चीखें कमरे में गूंजने लगी। माँ हड़बड़ाकर जाग गई और साथ ही घर वाले भी दौड़कर कमरे में आ गए। लेकिन जैसे ही सब अंदर आए, वो बूढ़ी औरत गायब हो गई और आयशा के पांव पर बंधी रस्सी भी ना जाने कब खुल चुकी थी। सब हैरत से आयशा को देखने लगे, लेकिन आयशा की आंखों में अब भी खौफ की झलक थी। वो हाँफते हुए बोली, वो यहाँ थी, खून से लथपथ, वो मुझे पकड़ रही थी। आयशा अब भी कांप रही थी, खौफ से कांपते वजूद के साथ सबको बता रही थी कि कमरे में एक खून आलूदा बूढ़ी औरत आई थी। माँ बाप और बाकी सब हैरत से एक दूसरे को देख रहे थे, और इसी लम्हे कमरे का दरवाजा चरचराता हुआ खुला। उमर अंदर दाखिल हुआ। इसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, वो मुस्कुराहट जो दिल को काट कर रख दे। वो हंस हंस कर बोला, हो गई मुलाकात तुम्हारी भी। पूरे कमरे में खामोशी छा गई। सबके चेहरे पर हैरत और खौफ के मिले जुले तासरात थे। माँ ने लर्जती आवाज में कहा, बेटा, तुम क्या कह रहे हो? ये कौन औरत थी? उमर की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। इसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता सुर्ख होने लगी, जैसे दहकते कोयले। उमर की आंखों की सुर्खी और मुस्कुराहट देखकर सबके दिल दहल गए। अचानक वो तेजी से आयशा की तरफ बढ़ा। पलक झपकते ही इसने अपनी बहन को गर्दन से पकड़ लिया। आयशा की चीख पूरे कमरे में गूंजी। उमर ने इसे जमीन से ऊपर उठा लिया था, जैसे इसके अंदर कोई मावराई ताकत समा गई हो। माँ बाप और बाकी सब घबराकर उमर की तरफ लपके। उमर, छोड़ दो इसे। सबने मिलकर उमर को पीछे खींचने की कोशिश की। आयशा के पांव जमीन से ऊपर थे। वो सांस लेने के लिए तड़प रही थी, और फिर अचानक एक जोरदार झटके के साथ उमर की आंखें उल्टी और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गया।
عائشہ بھی اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر فرش پر گری۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے مکمل سناٹا چھا گیا۔ سب کے چہرے زرد تھے، سب کے جسم کانپ رہے تھے۔ ماں عائشہ کو سہارا دینے لگی، باپ نے عمر کو اپنی باہوں میں لیا۔ سب کی زبان پر ایک ہی سوال تھا، یہ ہمارے بیٹے کو کیا ہو رہا ہے؟ اب گھر کا ماحول سکون سے زیادہ خوف کا شکار تھا۔ سب نے فیصلہ کیا کہ انہیں عمر کا کوئی علاج نکالنا ہوگا، لیکن یہ علاج عام ڈاکٹروں سے نہیں، کسی ایسے شخص سے کرانا ہوگا جو اس چیز کو سمجھتا ہو، جو عمر پر قابض ہے کچھ دیر بعد عمر آہستہ آہستہ ہوش میں آیا، لیکن جیسے ہی اس کی آنکھیں کھلی تو اس کا دل دہل گیا۔ وہ اپنے ہی گھر کے کمرے میں تھا، لیکن اس کے ہاتھ پاؤں بھاری زنجیروں سے جکڑے ہوئے تھے۔ سامنے ماں باپ، عائشہ اور باقی گھر والے کھڑے تھے، اور ان کے ساتھ ایک سفید داڑھی والا بزرگ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی روشنی اور چہرے پر خوف سے زیادہ سکون چھلک رہا تھا۔ عمر نے بزرگ کو دیکھا تو یکدم کانپ اٹھا۔ اس کے چہرے پر وحشت اور غصے کی ملی جلی جھلک ابھری۔ عمر چیخ کر بولا، نہیں، اسے یہاں نہ لاؤ، اسے دور لے جاؤ۔ بزرگ نے بلند اور گرجدار آواز میں کہا، اے بڑھیا، اس کے جسم سے نکل جا ورنہ تیرا انجام برا ہوگا۔ یہ سنتے ہی عمر کا وجود کانپنے لگا۔ اس کے چہرے پر غصے کی جھلک اور آنکھوں میں سرخی مزید بڑھ گئی، اور پھر عمر کے منہ سے نکلنے والی آواز اس کی اپنی نہیں تھی۔ یہ ایک خوفناک، کرخت اور بھاری آواز تھی۔ یہ آواز ایک بوڑھی عورت کی تھی۔ وہ کہکا لگا کر بولی، ہا ہا ہا، میں اس وقت تک اس کی جان نہیں چھوڑوں گی جب تک تم میری ایک شرط نہیں مان لیتے۔ کمرہ لرزنے لگا۔ ماں باپ کے چہرے خوف سے سفید ہو گئے، عائشہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ سب کی نظریں بزرگ پر جم گئی کہ آخر وہ عورت کون سی بات منوانا چاہتی ہے۔ بزرگ کے الفاظ پر کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ عمر کے جسم سے نکلنے والی بوڑھی عورت کی آواز پھر گونجی، جس گاڑی سے تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا وہ میری تھی۔ اس حادثے میں میری موت ہو گئی اور تم بچ گئے، لیکن اس حادثے میں میری 20 سال پہلے مرنے والی بیٹی کی آخری نشانی، اس کے کنگن، گم ہو گئے۔ اگر چاہتے ہو کہ میں تمہاری جان چھوڑ دوں تو مجھے وہ کنگن لا کر دو۔ سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ یہ شرط عجیب ضرور تھی، مگر شاید یہی واحد راستہ تھا۔ ماں باپ، عائشہ اور باقی گھر والے بزرگ کی رہنمائی میں کنگن ڈھونڈنے نکلے۔ کئی دن کی تنگ و دو کے بعد آخرکار وہ کنگن حادثے کی کار کے پاس ملبے میں مل گئے۔ وہ کنگن بزرگ نے اپنے ہاتھوں سے اس عورت کے سامنے رکھے اور کہا، یہ لو، اب اس کی جان چھوڑ دو۔ جیسے ہی وہ کنگن عمر کے قریب لائے گئے، کمرے میں ایک ٹھنڈی لہر دوڑ گئی۔ بوڑھی عورت کی آواز کانپ گئی، اس کی آنکھوں سے خون کی بجائے آنسو بہنے لگے۔ وہ عائشہ کی ماں کی طرف دیکھ کر بولی، تمہیں تمہارا بیٹا مل گیا، لیکن میری بیٹی ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہے۔ اب میں اس کے پاس جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کے وہ ایک سیاہ دھوئیں میں بدل گئی اور آہستہ آہستہ غائب ہو گئی۔ اسی لمحے عمر بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ سب گھبرا گئے، مگر بزرگ نے سکون سے کہا، اب کوئی خطرے کی بات نہیں، یہ سایہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے۔ عمر کو ہسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹروں نے کئی دن علاج کیا، اور پھر ایک دن ڈاکٹر مسکرا کر بولے، اب یہ بالکل ٹھیک ہے، اسے گھر لے جائیں۔ کچھ دن بعد عمر بالکل پہلے جیسا ہو گیا، گھر میں پھر سے زندگی لوٹ آئی۔ لیکن عائشہ کے دل میں وہ رات، وہ بڑھیا اور اس کے خون آلودہ چہرے کی یاد ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئی۔ ناظرین، آخرکار عمر کی زندگی بچ گئی اور سب خوشی خوشی رہنے لگے۔ لیکن یہ واقعہ ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتا ہے۔ بعض اوقات ہمارے ساتھ ایسے حادثات ہو جاتے ہیں جو ہمیں اندیکھے اور عجیب و غریب واقعات سے جوڑ دیتے ہیں۔ ایسے لمحات میں سب سے ضروری ہے کہ ہم اللہ پر کامل بھروسہ رکھیں، دعا کریں اور اپنے پیاروں کو اکیلا نہ چھوڑیں، کیونکہ یاد رکھیں ہر مرض کا علاج موجود ہے، بس ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ ڈٹے رہنا چاہیے۔ یہی اصل طاقت ہے اور یہی اصل کامیابی ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد پھر حاضر ہوں گی ایک ایسے سچ کے ساتھ جو ہم سب کو ایک سبق سکھا جائے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔